हेलो एवरीवन। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का पार्ट 4 है। इससे पहले भी 3 पार्ट्स आ चुके हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे वॉइडेबल एंड डाइवोर्स के लिए। वॉइड मैरिज किस में दी गई हुई है बोल तो सेक्शन 11 में दी गई है। सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज डिफाइन किया हुआ है। ए वॉइड मैरिज में बी इज़ ए डिक्लेयर वॉइड इफ़ इट इज़ ए कॉन्ट्रोवेंसेस एनी ऑफ दी फॉलोइंग। अगर वॉइड मैरिज किसको बोलते हैं? वॉइड मैरिज का मतलब होता है रद्द करना या खारिज करना, इसे वॉइड मैरिज बोलते हैं। जो भी अगर वैलिड नहीं है, ठीक है, वो वैलिड नहीं है, उसे वॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या ग्राउंड से देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में। इधर पार्टी इज़ अ अंडर एज। जो भी शादी कर रहे ना, हस्बैंड मतलब ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दूल्हा या दुल्हन, उन लोगों की एज अगर जो भी लॉ में डिस्क्राइब है ना वो नहीं है तो वो अंडर एज बोलते हैं उसको। द पार्टी इज़ नॉट ए हिंदू बाय रिलीजन। अगर जो पार्टी है वो भी हिंदू नहीं है तो उसी को भी वॉइड बोलते हैं। द पार्टी इज ऑलरेडी मैरिड, दे एक्ट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड एंड पॉलीगमी। पार्टीज जो है ना, अगर दोनों में से किसी ने पहले भी शादी की हुई है, उसे वो बाद में फिर से मैरिज करता है तो वो मैरिज वॉइड होगी। इसे पॉलीगमी कहते हैं। द पार्टी आर हस्बैंड आर दिए विद इन दी डिग्री ऑफ ए प्रोहिबिशन रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये सपेंडा का मतलब हो गया सेम पिंड, मतलब एक ही पिंड। पिंड का मतलब होता है सेम फैमिली, समझ लो। ठीक है, सेम पिंड याद रखो, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब जाएंगे तो चलेंगे सेक्शन 12 पर वॉइडेबल मैरिज देखेंगे। वॉइडेबल मैरिज का क्या है? वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है ए मैरिज में बी इज़ अवॉइडेबल इफ़ दी कॉन्ट्रोवर्सेस है एनी ऑफ दी फॉलोइंग। वॉइडेबल का मतलब ना वो वैलिड है ना वो वॉइड है। ठीक है, द पार्टी इज़ ए इम्पोर्टेंट अनेबल टू बी अ कंज्यूमिंग द मैरिज। वो पार्टी अगर इम्पोर्टेंट है या वन पार्टी डिड नॉट विलिंग कंसेंट नहीं है उसमें, द ब्राइड वॉज इज ए प्रेगनेंट बाय अनदर मैन एंड ये थर्ड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? मतलब जो भी ब्राइड रहती, दुल्हन रहती, वो प्रेग्नेंट रहती किसी और आदमी के साथ, मतलब जो दूल्हा है उसके साथ नहीं। ओके, डाइवोर्स का सेक्शन लेंगे सेक्शन 13 से। ये डाइवोर्स का क्या मतलब हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, marriage can be easily resolved only if the one of the spouse is found guilty of such an act connected with the undermining the very foundations of the marriage. अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ के अंदर, या अगर कोई भी एक गिल्टी है कई के लिए एक कोई ऑफेंस कर दिए, अगर कुछ कर दिए, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस रहते ना, उसमें अगर ऑफेंस कर दिया तो वो जो इनोसेंट पर्सन है ना, जाके है नहीं, वो डाइवोर्स के लिए कर सकता है। ओके, देखेंगे डाइवोर्स के लिए थ्री थियरीज है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? द गिल्ट थियरी या फ्रॉड थियरी भी बोलते हैं उसको। द कंसेंट थियरी भी है, और थर्ड वन जो है ना, ब्रेक डाउन थियरी बोलते हैं नॉर्मली। ये क्या है ना, पहले डाइवोर्स जो था ओनली एक ही ग्राउंड पे ले सकते थे, एक ही थियरी थी डाइवोर्स लेने के लिए, वो थी गिल्ट थियरी। बाद में क्या हुआ कि कंसेंट थियरी भी और ब्रेक डाउन थियरी ऐड कर दिए गए। ठीक है, इसके अंदर 2 केस लॉस है, एक बार देख लीजिए। अलका शर्मा वर्सेस अभिनीश चंद्र शर्मा, ये किसके लिए था? वो तो अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड के लिए था। इसमें जो है जो ब्राइड ग्रूम होता ना, वो पागल रहता। इसमें मधुसूदन वर्सेस चंद्रिका, मधुसूदन वर्सेस चंद्रिका का आ गया केस। बोलते फ्रॉड कंसेंट रहती, इसमें कंसेंट नहीं रहती, फ्रॉड कंसेंट रहती। ओके, फॉल्टी थियरी या गिल्टी थियरी बोल दो। गिल्टी थियरी ऑफ डाइवोर्स,
Under this theory, the marriage can be ended then on party to the marriage is responsible or liable for the offences under the matrimonial offences done by the against the another spouse. ये हमने पहले भी कहा था कि देखो द मैरिज जो है ना ख़त्म की जा सकती है गिल्टी थियरी पे अगर कोई भी एक स्पाउस जो है ना मैट्रिमोनल ऑफेंस करता है, ठीक है. ओनली द इनोसेंट स्पाउस कैन बी सीक दिस रेमेडी. और इनोसेंट जो स्पाउस होता है ना वही ये रेमेडी के लिए अप्लाई कर सकता है. मतलब ये इनोसेंट कौन हुआ, जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस करे ना. अब देखो हस्बैंड को ही ले लो ज़्यादा. हस्बैंड जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस कर दिया तो वाइफ हो गई इनोसेंट. ओके. लेटर अडल्ट्री वॉज ओनली वन ग्राउंड ऑफ ए डाइवोर्स. अडल्ट्री जो था ना पहले सिर्फ एक ही ग्राउंड था अडल्ट्री जिसके बेसिस पे डाइवोर्स लिया जा सकता था. अभी देखो उसके अंदर 8 ग्राउंड्स और ऐड कर दिए गए और वो 8 ग्राउंड्स क्या है वो भी देखेंगे. सेक्शन 13 में 13(1) में बताया जाता है मैरिज जो है ना डाइवोर्स के लिए ले सकते, डिसॉल्व हो सकती कि किन बेसिस पे, किन ग्राउंड्स के ऊपर देखेंगे. कोर्ट ही ऑर्डर देगा अगर ये ग्राउंड्स रहे तो, ठीक है. फर्स्ट अडल्ट्री आ गया. सेकेंड क्रूएलिटी, डिसर्शन, कन्वर्शन, अनसाउंडनेस माइंड, डिजीज, ह्यूमिलिएशन, presumptions of a death and no resumptions of a cohabitation after a degree of a JS का मतलब जुडिशियल सप्रेशन फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 1 year. ओके. अगर आपको इससे पहले भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो. अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके. देखेंगे वो 9 ग्राउंड्स थे ना ये वाले डाइवोर्स के लिए. ये 9 ग्राउंड्स है. इसके लिए अब एक एक ग्राउंड को देखेंगे. ये ग्राउंड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में इसलिए देख रहे हैं. द रेस्पोंडेंट हैज़ had voluntarily sexual intercourse with a man or women other than the spouse after the marriage. मतलब ये रेस्पोंडेंट तो पता ही होगा आप लोगों को. रेस्पोंडेंट कौन होगा अभी देखते हैं. मतलब हस्बैंड और वाइफ की शादी, आप शादी हो गई दो लोगों की, मतलब हस्बैंड और वाइफ. अगर हस्बैंड वॉलेंटरली क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी और के साथ, तो किसी और औरत के साथ, तो ये हस्बैंड जो है ना रेस्पोंडेंट हो जाता है. वाइफ जो है ना पेटिशनर हो जाती है. तो इस केसेस में इसे कहते हैं अडल्ट्री. रेस्पोंडेंट क्या करता है जानबूझकर, वॉलेंटरली लिखा हुआ है इसलिए वॉलेंटरली मतलब जानबूझकर सेक्सुअल इंटरकोर्स with a man or women other than the spouse after the marriage. मतलब ये अडल्ट्री अगर वाइफ के लिए भी ले सकते हैं हम लोग, और मैंने हस्बैंड को लिया है, ठीक है. ये 9 ग्राउंड्स है ना दोनों के लिए है, हस्बैंड के लिए भी है वाइफ के लिए भी है. और एडिशनल से और 4 ग्राउंड्स जो है और ऐड होते हैं वाइफ के लिए. पहले तो ये देखेंगे 9. क्रूएलिटी, रेस्पोंडेंट हैज़ ए फिजिकली मेंटली अब्यूजेस दिया पेटिशन, ठीक है. इसमें क्या होता है क्रूएलिटी मीन्स फिजिकली और मेंटली जो है ना हस्बैंड को लेंगे. अब रेस्पोंडेंट क्या करना, मारना पीटना जो भी होगा, अभी मेंटली हरास करना, टॉर्चर करना, ये सब आएगा क्रूएलिटी बेसिस पे. इस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है नहीं जाता है ऑलमोस्ट. Desertion. The respondent has deserted their petition for the continuing of a period of not less than 2 years. Desertion बोल तो 2 साल से ज़्यादा नहीं. ये बेसिस के ऊपर भी डाइवोर्स ले सकते हैं. कन्वर्शन टू बी अदर रिलीजन. इसका क्या मतलब हुआ, अब कोई भी हस्बैंड या वाइफ अगर चेंज कर लिया अपना रिलीजन, पहले हिंदू थे और अब जाकर कोई क्रिश्चियन या किसी और रिलीजन में चेंज हो गया, तो इस बेसिस पर भी डाइवोर्स ले सकते.
अभी देखिए, अनसाउंडनेस माइंड बोलते हो पागल हो जाना, दोनों में से अगर वाइफ या हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक पागल हो गए तो ये पेशेंट्स के ऊपर भी ले सकते हैं डाइवोर्स. Responded has been is a diagnosed since the marriage ceremony has been is a unsoundness of the mind that the normal marriage life is not possible. अब ये दोनों में से एक पागल हो गए तो नॉर्मल वाइफ और हस्बैंड की तरह कैसे रहेंगे. इसलिए नॉर्मल लाइफ जो है थी ना हस्बैंड और वाइफ की, ये इम्पॉसिबल है. इसीलिए ये बेसिस भी है ना, ये बेस भी क्या होता, ग्राउंड बन गया डाइवोर्स के लिए. डिसीज का मतलब रेस्पॉन्डेड हैज़ बीन इज डायग्नोस्ड विद ओनली इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ इरिवर्नेबल डिसीज. मतलब ये कोई भी डिसीज़ है हस्बैंड को जो क्योर नहीं हो सकती, इसीलिए ये इसी के लिए भी डाइवोर्स ले सकते. मतलब ये वर्नेबल डिसीज़ का क्या मतलब हुआ, ठीक है हमें बताएंगे. वर्नेबल डिसीज़ का मतलब हुआ जो भी अब वाइफ और हस्बैंड के बीच जो रिलेशन है उससे या कुछ इफ़ेक्ट होता है. अब ये हस्बैंड है तो वो स्प्रेड होकर वाइफ को हो सकती है बीमारी, डिसीज़. मतलब ले लीजिए डाइवोर्स, आई मीन क्या था वो, HIV ले लो, एड्स, HIV और लेप्रेसी. ये जो है ना स्प्रेड होती हस्बैंड से वाइफ, वाइफ से हस्बैंड हो सकती है. इसीलिए ये ग्राउंड भी लिया गया है डाइवोर्स के. ठीक है, छोटी मोटी बीमारी नहीं यार जो क्योर हो गई, जो क्योर नहीं हो सकती वो बीमारी के लिए ग्राउंड ले सकते डाइवोर्स का. रिन्यूसिएशन का मतलब हो गया, इसमें क्या होता है ना कि वाइफ या हस्बैंड रहते ना, वो हस्बैंड क्या करते ना वाइफ को छोड़ के घर दार सब छोड़ के जाके कहीं और बैठ गए मतलब साधु बन गए या कुछ भी बन गए समझो. अब जैसे कोई घरदार नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, बस इबादत में बैठ गए, इसे ये भी ग्राउंड है एक रेनिशिएशन डाइवोर्स के लिए. ओके, presumption of it responded has not been is seen alive from for 7 years or more. अभी एक आदमी जो हस्बैंड है वो 7 साल से लापता है, मिल रहे नहीं, और वो नहीं मिल रहे लापता है तो क्या करते, हम मर गए बोल के बोल देते, प्रज्यूम कर लेते, मगर समझ जाते कि 7 साल से आता पता नहीं है, मर गए नो बोल के नॉर्मल क्या बोलते हैं, मर गए, डेथ हो गए, इंतकाल हो गया. ओके, ये हो गया प्रोजेक्शंस ऑफ इट. 7 साल तक मिले तो ठीक है, नहीं तो 7 साल के बाद हो गए तो मर गए, डेथ हो गई उनकी. नो प्रोजेक्शंस ऑफ ए प्रोहिबिशन आफ्टर द डिग्री ऑफ ए जुडिशियल सेपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर. देखो डिग्री ऑफ ए सेपरेशन, ये भी जुडिशियल सेपरेशन भी देखे थे हम लोग पहले के वीडियोस में, एक बार देख लो, थरोली हो जाता है उसका काम भी. इसमें है कुछ है नहीं ज़्यादा समझाने के लिए. फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर. ओके, अभी देखो 13(2) बता रहा है एडिशनल ग्राउंड फॉर द वाइफ के लिए एडिशनल ग्राउंड्स है. कहीं के लिए अगर शादी के टाइम पे या शादी से पहले, अगर पहले भी एक शादी हो के थी हस्बैंड की, तो जब जो है ना ये ग्राउंड के बेसिस पे भी शादी कैंसिल कर सकते. मतलब देखो अभी हस्बैंड जो है ना पहले भी एक वाइफ शादी कर लिया है, वाइफ है उनको, अभी सेकंड शादी कर लिया तो सेकंड वाइफ आ गई, तो है ना सेकंड वाइफ क्या कर सकते हैं इसको, अभी वो फर्स्ट वाइफ जिंदा है मतलब अलाइव है, वो भी जिंदा है तो क्या कर सकते, तो ये बेसिस के ऊपर भी डाइवोर्स ले सकते. वाइफ के लिए एडिशनल ग्राउंड है ये. ठीक है. सेकेंड, बाद में शादी के बाद मालूम हो गया कि हस्बैंड जो है ये पूरे कांड करके है, इसलिए ये बेस पर भी ले सकते ग्राउंड.
Okay, husband after the marriage has been is found guilty of rape. So ठीक है, ये देख लो. Cohabitation has not been is a resumed within a 1 year. Third point. Fourth point, wife was underage, then she married and before they attaining the age of 18 years. पहले ये 18 years ही था, अभी 21 किया गया है. अब एक बार देखना पड़ेगा कि अब ये 21 रहती है या 18. पहले के तो जो बेर एक्ट्स में है ये तो 18 ईयर्स ही है. ठीक है, जब शादी हो रही थी जो लड़की थी ब्राइड उनकी उम्र एज 18 नहीं थी, मतलब वो कम उम्र की थी, वो बेसिस पर भी ले सकते डाइवोर्स. ये कंसेंट थियरी. अब आ जाओ कंसेंट थियरी पे. इफ़ ए पार्टी इज ए रियलाइज दैट account of incompatibility of the temperament are both the reason they cannot continue to live happily and harmoniously, they can seek their divorce. अभी दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे हम लोगों के बीच नहीं जम रहा, हम लोग नहीं रह सकते दोनों एक दूसरे के साथ, बल्कि दोनों को सोचना हो गया, सोच लिया और दोनों की कंसेंट से क्या कर रहे लोग, डाइवर्स ले रहे सीधा. नहीं होता अब तुम लोग हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना बोलो. ये है कंसेंट थियरी. ठीक है, दोनों की कंसेंट है इसमें. ठीक है, ये सेकंड थियरी है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. अब ये कंसेंट थियरी के अंदर ही आता ये 13B. बोथ द पार्टीज आर म्यूचुअली एग्री टू ऑब्टेन ए डाइवोर्स. अभी मैंने बताया था कि दोनों भी हस्बैंड और वाइफ दोनों भी है ना, डाइवोर्स लेने के लिए म्यूचुअली एग्रीड है, सहमति, आपसी सहमति है उन लोगों की. A divorce petition is present by both the parties before the district court. ये लोग क्या करते ना, हस्बैंड और वाइफ दोनों भी पिटिशन बन के जाते कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स के लिए. अब ये डाइवोर्स देखो, पहले 1 साल, शादी के 1 साल के अंदर नहीं हो सकता, तो 1 साल के बाद ही डाइवोर्स फाइल होता, कौन से केस में भी, नॉर्मल वो जो भी ग्राउंड से 1 साल के बाद ही डाइवोर्स ले सकते. चलो